गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी ग्रामर के 250 सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। इसलिए आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के लिए हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट, जिसमें रहेंगे टोटल 250 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये। तो आपने कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं वो आप उसको नोट कर सकें, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, क्योंकि ऑप्शन अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो में, इसलिए मैं सीधा आंसर बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपने बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो आंसर बताना है आपने, कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसे और अधिक खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आपने ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है और आपने अपना आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसका, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंठ्य ध्वनियाँ आपने बतानी है, इनमें से कौन सी हैं। तो जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, क ख। कवर्ग जो होता है क ख ग घ ङ, ठीक है, ये कवर्ग जो होता है वो कंठ्य में आता है, ठीक है, कंठ्य ध्वनि में आता है, ठीक है। कवर्ग कंठ में आता है। उसके बाद चवर्ग जो होता है वो आपका तालु में आता है। फिर आता है आपका टवर्ग, वो आता है मूर्धा में, मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं। फिर तवर्ग जो आता है वो दंत में आता है, ठीक है, तवर्ग दंत में आता है। और जो पवर्ग होता है वो आपका आता है ओष्ठ में, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं ये। तो क ख, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपने बताना है कि मूर्धन्य कौन से हैं इनमें से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टवर्ग में आते हैं वो मूर्धन्य, ठीक है। तो सी, ऑप्शन सी होगा इसका, ड ढ, ट ठ ड ढ, टवर्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण आपने बताने हैं कौन से हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में कम श्वास का प्रयोग होता है या कम हवा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। जैसे कवर्ग में क ग ङ, चवर्ग में च ज ञ, टवर्ग में ट ड ण, तवर्ग में त द न और पवर्ग में प ब म। इस तरह से ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या होगा, आपका अल्प प्राण वर्ण होगा, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से अल्प प्राण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, क ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण नासिका से होता है। तो बताना है आपने कौन सा है, नासिक्य व्यंजन कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन बी, य, ठीक है, चवर्ग में आता है जो य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण कौन क्या कहलाते हैं। जो ए वर्ण है ये क्या कहलाते हैं बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है, दोनों से, तो इसलिए ये वर्ण जो है वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण आपने बताने हैं इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण कौन से वर्ण होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है, और ये स्वरों के बाद आते हैं, स्वर के बाद आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अंग और अह, ठीक है, अनुस्वार और विसर्गों वाला, अंग और अह, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों क्या हैं, अयोगवाह वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो बताना है यहाँ पर द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है।
तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दिल्ली में ल 2 बार आया है, द्वितीय व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, श श स ह कौन से व्यंजन हैं? तो आपने बताना है कौन से व्यंजन हैं ये। तो दोस्तों ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना है आपने कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, 4 ही होते हैं, श श स ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए ख ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 12 है। तो घोष वर्ण दोस्तों क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में गले में कंपन या नाद होता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं घोष वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा है घोष वर्ण, बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी म क्या है? घोष वर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, अमानक वर्ण कौन से होते हैं? जिनका प्रयोग भाषा में मानक रूप में नहीं किया जाता, बल्कि बोली के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी बोली में कर दिया जाता है, लेकिन भाषा में इनका मानक प्रयोग नहीं होता है, तो वो होते हैं अमानक वर्ण, इसीलिए इनको अमानक कहा जाता है। तो यहाँ पर अमानक वर्ण कौन से हैं, बताना है आपने, कौन सा वर्ण है अमानक। तो दोस्तों ऑप्शन सी म अमानक वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? बताना है आपने, किसकी हैं, किस भाषा की हैं। तो ऑप्शन बी अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं ये, क ग ज फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताना है आपने वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन सी 52, तो 52 भी हैं, और उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 45, ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 है, और ये लेखन के आधार पर हैं 52। तो जो उच्चारण के आधार पर 45 है, वहाँ पर 10 स्वर और 35 व्यंजन होंगे, तो वो टोटल हो जाएंगे 45। यहाँ पर 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन मिला के 52 वर्ण बनते हैं, ठीक है, 52 वर्ण बनते हैं। तो ये लेखन के आधार पर आपने दोनों, अगर उच्चारण के आधार पर पूछे जाएंगे तो आपने 45 बोलना है, और लेखन के आधार पर अगर पूछे जाएंगे तो 52 बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है आपने बताना है, मतलब स्वर कितने हैं। तो 11 स्वर हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन बताना है कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा स्वर स्पर्श है। तो दोस्तों क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, त्र वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? बताना है आपने। तो दोस्तों त्र जो है वो किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? त हलंत होगा इसका, और र, ठीक है, त हलंत है और प्लस र, इन 2 वर्णों के योग से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है? तो बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है इनमें से। तो ऊष्म व्यंजन आपको पहले बताया मैंने, ऊष्म व्यंजन होता है श श स ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, 4 हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग अ वर्णों को क्या कहा जाता है? ये ऊपर दूसरी तरह से क्वेश्चन आया है कि अयोग व वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। तो अंग अह मैंने बताया था वहाँ पे अनुस्वार, ठीक है, और विसर्गें लगी हैं आगे। तो ये अंग अह दोनों क्या हैं, और ये स्वरों के बाद आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं? अयोग व वर्ण है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ग मतलब च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये कौन से हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा तालु, ठीक है, च वर्ग जो है वो तालु में आता है, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर है? ठीक है, ह्रस्व स्वर है, स्वर होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है इनमें से? उ, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो है ह्रस्व, और दीर्घ होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, श्र वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? बताना है आपने। दोस्तों अभी हम जो कर रहे हैं स्वर और व्यंजन कर रहे हैं, ठीक है, स्वर व्यंजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा में स्वर और व्यंजन किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो श्र वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? बताना है आपने। तो दोस्तों श हलंत होगा और र, श प्लस र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
ठीक है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं आपने बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं ऑप्शन डी वर्ग के पंचम अक्षर, ठीक है। पंचम अक्षर जो वर्ग का होगा, जैसे क वर्ग में कौन सा है अंग, ठीक है। च वर्ग में कौन सा है य, उसी प्रकार ट वर्ग में कौन सा है अण, ठीक है। त वर्ग में कौन सा है न, ठीक है। पंचम अक्षर पांचवा वर्ण जो होगा वर्ग में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल किस प्रकार की ध्वनि है आपने बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पाशर्विक ध्वनि है, ठीक है। तो पाशर्विक व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण दंत से किया जाता है, ठीक है। ल दंत से है, ठीक है। तो और दूसरा जो संघर्षी व्यंजन में मैंने आपको बताया वो श श स ह, ठीक है। और एक होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, जैसे अड़ ढ़। और प्रकंपित व्यंजन जो होता है वो एक ही है, वो है र, ठीक है। इसको लुंठित या प्रकंपित दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है इसको लुंठित क्योंकि वायु जो है वो जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है। और प्रकंपित लुंठित एक ही है र वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर पार्श्विक वर्ण है प्रयत्न के आधार पर ल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। अब हम पर्यायवाची शब्द करेंगे आगे। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है आपने। तो ऑप्शन बी सुधा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका यहाँ पर बताना है आपने, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन ए रतन गर्भा। नेक्स्ट है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पर बताना है आपने। तो ऑप्शन बी अरि, ठीक है। नेक्स्ट है 29, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है आपने। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है यहाँ पर, गधा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर रहेगा निस्सीम, जिसकी सीमा ना हो, अनंत, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है आपने। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन सी पवन, ठीक है। नेक्स्ट है स्तन्य। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है आपने। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन डी दूध। नेक्स्ट है अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी कमल होगा इसका, ठीक है, अरविंद का। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है क्या होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन ए शार्दुल, ठीक है। नेक्स्ट है जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है आपने यहाँ पर। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो होगा सुरसरी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताना है आपने दर्प क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी अहंकार, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताना है आपने सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ऑप्शन ए अनीक, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर बताना है आपने। प्रसून का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन बी पुष्प, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आपके काम आएगा। क्योंकि 250 क्वेश्चन बहुत हैं और इनमें से जो है 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में से लिए गए हैं जो पिछले HPPSC एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने इस पीडीएफ को सेव कर लेना है और इस पूरे आपने मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेंड करना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर आपने बताना है। तो दोस्तों पुष्प, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 39, अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इनमें से बताना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इनमें से अमीय का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। 3 होंगे, एक नहीं होगा, वो कौन सा है। तो ऑप्शन डी रसाल। बाकी तीनों जो हैं वो अमीय के जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं अमृत के, ठीक है। नेक्स्ट है विभावरी। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है आपने यहाँ पर। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी क्षणदा, ठीक है, क्षणदा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तरणी का पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर बताना है क्या होता है तरणी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो तरणी होता है सूर्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है क्या होगा यहाँ पर। दिनकर का, तो दिनकर का होगा प्रभाकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है आंख का पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर बताना है जो नहीं है, ठीक है। ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द है जो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा और 3 जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो दृष्टि दोस्तों यहाँ पर जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, अक्षी, लोचन, चक्षु जो है वो पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो नहीं है आपने इनमें से बताना है कौन सा जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सलील, ठीक है। वायु, अनिल और समीर जो है वो हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनमें से बताना है आपने। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पिनाकी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है इनमें से अनुचर का पर्यायवाची शब्द वो आपने बताना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों निर्झर, निर्झर को छोड़कर बाकी तीनों जो हैं वो ये पर्यायवाची होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बीणा पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर, बीणा पानी का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों ऑप्शन बी सरस्वती, ठीक है, बीणा पानी। तो नेक्स्ट है कंचन का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है क्या होगा, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से। तो ऑप्शन बी कनक, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनक होगा कंचन का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताना है केदार का क्या होगा, महेश, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहां पर बताना है आपने, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन सी निकेतन, ठीक है, निकेतन होगा। तो नेक्स्ट है अब हम करेंगे विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है मृदुल का विलोम शब्द आपने बताना है क्या होगा, मृदुल क्या होता है बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन सी रूक्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलोम शब्द, ठीक है। तो मृदुल कोमल होता है, रूक्ष होता है रूखा। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर 52 ऋणात्मक का क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए धनात्मक, ऋणात्मक का क्या होगा, धनात्मक। नेक्स्ट है कलुष का विलोम शब्द क्या है, बताना है आपने यहाँ पर कलुष का विलोम शब्द। तो दोस्तों ऑप्शन सी निष्कलुष, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चिरंजन का विलोम शब्द क्या है, बताना है आपने चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों चिरंजन का विलोम शब्द होगा नश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी का होगा गृहस्थ, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 स्वकीय का विलोम शब्द क्या है, स्वकीय का विलोम शब्द आपने यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन डी परकीय, स्वकीय परकीय, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकाधिकार का विलोम शब्द आपने यहाँ पर बताना है, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका सर्वाधिकार, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द आपने बताना है क्या होगा, श्री गणेश का। तो इति श्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आकर्षण का विलोम शब्द, तो आकर्षण का विलोम शब्द बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो इसका होगा अनाकर्षण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी होगा इसका विकर्षण, ठीक है, विकर्षण होगा इसका, विकर्षण इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, आकर्षण का विकर्षण। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द आपने यहाँ पर बताना है क्या होगा, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी बहुसंख्यक, ठीक है। नेक्स्ट है उपमान का विलोम शब्द बताना है आपने क्या होगा, उपमान का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो उपमान का विलोम शब्द होगा उपमेय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मंद का विलोम शब्द आपने यहाँ पर बताना है, मंद का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी द्रुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, आपने बताना है इनमें से सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों स्थूल, सूक्ष्म का होता है स्थूल और स्थूल आएगा तो सूक्ष्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 अधुनातन का विलोम शब्द आपने बताना है, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन सी पुरातन, ठीक है। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द आपने बताना है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे आपने चुनना है, ठीक है। इन विपरीत शब्द दिए गए हैं, जो विपरीत शब्द नहीं है एक दूसरे का तो वो आपने चुनना है इनमें से, ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी धर्म अधम, धर्म का अधर्म होगा, यहाँ अधम लिखा है, ठीक है।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अति का विलोम शब्द क्या होगा? अति का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी अल्प। ठीक है। नेक्स्ट है 68 ब्रह्मा का विलोम शब्द आपने बताना है, क्या होगा ब्रह्मा का विलोम शब्द? तो दोस्तों जीव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द आपने बताना है, यहाँ पर क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो दोस्तों बहिरंग का विलोम शब्द होगा अंतरंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 अनागत का विलोम शब्द आपने बताना है। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी आगत। ठीक है, आगत होगा। नेक्स्ट है महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का क्षुद्र होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 धनवान का विलोम शब्द आपने बताना है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर? तो दोस्तों अकिंचन होता है धनवान का विलोम शब्द, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धत का, तो आपने बताना है उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सौम्य। ठीक है। नेक्स्ट है मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द आपने बताना है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी वाचाल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है आर्याधीन का विलोम शब्द आपने यहाँ पर बताना है। आर्याधीन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी रहेगा प्राचीन। ठीक है, आर्याधीन होता है नवीन और प्राचीन होगा इसका विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है 76 संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो बताना है आपने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो एक वाक्य इनमें से ऐसा है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो वो वाक्य कौन सा है बताना है आपने। तो ये है ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तो ये तेरे जो यहाँ पर लगाया गया है ये गलत है। ठीक है, सर्वनाम का अशुद्ध रूप है, मैं तुम्हें होगा, तुम्हें होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, मुझे ये किस प्रकार का सर्वनाम है बताना है आपने, किस प्रकार का सर्वनाम है ये? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं आपने बताना है? जो पुरुषवाचक, ऊपर मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, आगे क्वेश्चन आ गया 79। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं आपने बताना है। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, 6 टाइप ऑफ सर्वनाम। कौन कौन से? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, ये 6 तरह के जो है वो सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब इनमें से आपने बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, डी। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताना है आपने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों सी होगा इसका कोई। ठीक है, जहां पर वाक्य में अनिश्चितता हो। ठीक है, जहां पर निश्चित हो, दृढ़ मतलब पूरा पता हो उसके बारे में, तो वहां पर जो है वो निश्चयवाचक होगा। जैसे यह, ठीक है, वर्तमान में, और कोई, ये कोई मतलब अनिश्चयवाचक में चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? यह क्या है बताना है आपने। सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, बताना है आपने क्या होगा इसका। तो दोस्तों सर्वनाम है ये। ठीक है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? ऊपर मैंने आपको बताया, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, जो संबंध उजागर करता है एक दूसरे का। ठीक है, तो वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को तो विशेषण कहा जाता है इनको। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। नेक्स्ट है विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के आपने बताना है कितने प्रकार हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा इसका 4। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण चुनिए, इनमें से विशेषण कौन सा है बताना है आपने। तो ऑप्शन सी थोड़ा, ये क्या है, विशेषण। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सच्चा, सच्चा क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुने, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो बताना है आपने कौन सा विशेषण है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण आपको मैंने बताया कि 4 तरह के होते हैं, गुणवाचक, अनिश्चित, निश्चित और सार्वनामिक। ठीक है, ये 4 तरह के विशेषण हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो ये है क्योंकि संख्या निश्चित नहीं है बच्चों की, कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण बताना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन सी आलसी। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण आपने बताना है इनमें से कौन सा होगा, तो नया, ये क्या है, गुणवाचक। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, इनमें से आपने बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो निपट, निपट क्या है, विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा बताना है आपने, तो मानवीय, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण आपने बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ऑप्शन सी उत्कृष्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदर से कौन सा विशेषण बनेगा बताइए जरा। तो दोस्तों ऑप्शन सी आदरणीय, आदरणीय बनेगा। ठीक है, आदर से। नेक्स्ट है, संस्कृति का विशेषण क्या है, संस्कृति का विशेषण आपने इनमें से बताना है, तो सांस्कृतिक हो जाएगा, संस्कृति से। ठीक है, सांस्कृतिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों संज्ञा कहा जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, क्वेश्चन नंबर 97। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, स्त्रीत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा बताना है आपने, भारतीय शब्द का बहुवचन। तो ऑप्शन ए भारतीयों। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शन बी सूर्या। ठीक है, नेक्स्ट है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्दों की संज्ञा बताइए। ठीक है, तो बताना है आपने, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो कौन सी संज्ञा है बताना है आपने इसमें। तो इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा क्रोध, क्रोध क्या है, संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू शब्द का बहुवचन आपने बताना है इनमें से क्या होगा, तो आंसुओं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्न शब्द में से एक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, उसे चुनें। तो बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न, निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनें। ठीक है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो कौन सा कारक है यहाँ पर बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन सी संबोधन कारक, संबोधन कारक है। ठीक है, हे प्रभु, हे अरे, संबोधन। ठीक है, तो कारक किसे कहा जाता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं या प्रसर्ग कह सकते हैं आप उनको कारक कहा जाता है। ठीक है, तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये हैं 8 कारक के भेद। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा जो नहीं है आपने बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो सुंदर, ऑप्शन सी ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है,
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है भाववाचक संज्ञा? तो दोस्तों ऑप्शन ए मिठाई। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताइए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए लड़का, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपने बताना इनमें से कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ऑप्शन डी परिषद, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप आपने यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नेता। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद हैं? आपको मैंने ऊपर अभी बताया कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? फिर से सुन लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हैं कारक के भेद। नेक्स्ट है के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताना है आपने। के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है, तो इसका क्या होगा? संप्रदान। तो संप्रदान होगा संप्रदान के लिए। तो नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? बताना है आपने। तो कौन सा कारक है यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर है अपादान। संप्रदान के बाद आता है अपादान, जहाँ पर किसी से जुदाई हो रही है। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पत्ते वृक्ष से जुदा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान कारक है। नेक्स्ट है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? पर जो है वो कौन सा कारक है? में, पे, पर। तो ये सप्तमी विभक्ति में आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अधिकरण, संबंध, अधिकरण और लास्ट में संबोधन अष्टमी में। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है आपने। तो दोस्तों इसमें है अपादान कारक। नेक्स्ट है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो बताना है आपने किस कारक में है? तो अधिकरण कारक में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? बताना है आपने स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट है निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी प्रांत, प्रांतिकीय सही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 121 नंबर प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताना है आपने कवि का स्त्रीलिंग जो सही है इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन सी कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण बताना इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए पाश्विक, ठीक है, पशु शब्द का विशेषण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? बताना है आपने। तो दोस्तों ऑप्शन डी फुफेरा, ये क्या है? विशेषण नहीं, विशेषण है, ठीक है, बाकी विशेषण नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। बताना है आपने प्रिय विशेषण के साथ जो प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर कवि, ऑप्शन बी होगा इसका, सॉरी बैरी, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो बताना है आपने किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन बी में यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है, स्थान की विशेषता बताई गई है। तो नेक्स्ट है 126 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो बताना है आपने रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताना है आपने क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। निम्न क्रियाओं में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं में ए कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? बताना है इनमें से कौन सी क्रिया जो है अनुकरणात्मक नहीं है। तो ऑप्शन सी झुठलाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? बताना है आपने। तो यहाँ पर हाथी सोती है, ठीक है, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। बताना है आपने। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही जवाब?
तो ऑप्शन बी पूर्णभूत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 32, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो बताना है इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया जो है वो वर्तमान काल में है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, ये क्रिया जो है वो किस प्रकार की? अकर्मक, कर्मक, समापिका, असमापिका। बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? सामान्य भूतकाल में कौन सी है बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताना है आपने अकर्मक क्रिया जो है वो किस वाक्य में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेहूं पीस रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किस में है वाक्य में बताना है आपने। तो ऑप्शन बी में है ज्योति रोती है, इसमें क्या है अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी शब्द कौन से हैं बताना है आपने। तो इसका होगा ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अविकारी शब्द होता है, बताना है आपने कौन सा होता है अविकारी शब्द। तो इसका सही जवाब है अव्यय। ठीक है, ये विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे ऊपर बताया, और अविकारी अव्यय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है कौन सा शब्द है इनमें से। तो इसका सही जवाब है धीरे धीरे, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं बताना है आपने यहाँ पर। तो दोस्तों अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 भेद हैं अव्यय के। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बताना है आपने अकर्मक क्रिया किसमें है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, शिशु सो रहा है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कर्ता पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ता है, तो वो क्या है अकर्मक। ठीक है, शिशु सो रहा है इसलिए शिशु पर डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में क्रिया के डैश भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं हिंदी व्याकरण में? आपको पहले ही बताया था मैंने। तो 8 भेद हैं। ठीक है, ठीक है, तो संरचना और प्रयोग के आधार पर जो हैं वो अलग अलग भेद हैं इनके। ठीक है, तो सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया हो गई, कृदंत क्रिया हो गई और नाम धातु क्रिया हो गई। तो क्रिया होती क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए या पाया जाए, तो वो क्या है क्रिया है। ठीक है, तो इसके 8 भेद हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर, जो मैंने आपको भी बताया। तो नेक्स्ट है देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। देखना का, तो बताना है आपने क्या होगा देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप। तो इसका सही जवाब होगा दिखाना, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, नहाने के बाद, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नहाकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु क्रिया बतानी है किस में है। तो ऑप्शन डी। ठीक है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम आदि से बनती है, जैसे अपनाना, गरमाना, ठीक है, हथियाना, तो ये क्या हो गया जो नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, इसमें हथियाना जो है वो नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या नहीं है? तो बालक दौड़ता है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बताना है आपने। तो इसमें है
प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई है, किसी दूसरे से जो है वो कार्य करवाया है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, 149। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। तो अव्यय कौन सा है बताना है आपने। तो ऑप्शन ए संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय कौन सा होता है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, तो वो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो बताना है आपने, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। ठीक है, जब तब इसके करके ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब और तब दोनों शब्दों में संयोजक क्रिया विशेषण है। तो नेक्स्ट है 151, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, अब एक अर्थी शब्द हम करेंगे। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके, इसका सही आंसर क्या होगा? जो कहा ना जा सके अकथनीय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समय की दृष्टि से अनुकूल, क्या बोलेंगे उसको? समयानुकूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है, क्या होगा? जो सब कुछ जानता है, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। नेक्स्ट है जिसकी गर्दन सुंदर है, क्या क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन डी सुग्रीव। नेक्स्ट है लौकिक। ठीक है, लौकिक का क्या होगा यहाँ पर बताना है आपने। तो दोस्तों लौकिक का होगा ऑप्शन डी, जो इस श्लोक की बात हो, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, क्या बोलेंगे उसको? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपत्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विधना मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, बताना है आपने, क्या क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहेंगे अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, क्या बोलते हैं उसको? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, तो उसे क्या कहेंगे बताना है आपने। तो उसको बोलेंगे अनुस्मारक, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, क्या बोलते हैं उसको? तो देशद्रोही बोलेंगे उसको, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावानल। ठीक है, दावानल बोलेंगे। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बताना है आपने, जिसकी कोई संतान ना हो तो बांझ बोलेंगे उसको, बी, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है रसाम्बादन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताना है आपने, इसके लिए कौन सी लाइन होगी सही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी रस का उपभोग करना, रसाम्बादन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णनातीत, वर्णनातीत को क्या कहेंगे इनमें से? तो वर्णनातीत के लिए होगा सही लाइन वर्णन से परे। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, क्या कहेंगे उसको? उसको बोलेंगे उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा ना हो, बताना है आपने, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जहां पहुंचा ना जा सके, क्या बोलेंगे उसको? जहां पहुंचा ना जा सके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगम। ठीक है, नेक्स्ट है जो बहुत बातें करता हो, इसका सही आंसर क्या होगा? जो बहुत बातें करता हो, बाचाल, बाचाल बोलेंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अतिवृष्टि, इसके लिए कौन सा शब्द सही होगा बताना है आपने? अतिवृष्टि के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा होना। नेक्स्ट है युयुत्सु, युयुत्सु को क्या कहेंगे इनमें से? युयुत्सु होता है युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, इसको क्या कहेंगे एक लाइन में? प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, जो तत्काल उत्तर दे सके वो होता है प्रत्युत्पन्नमति।
नेक्स्ट है 173 अंकेक्षक। अंकेक्षक, अंकेक्षक को इनमें से कौन सी लाइन जो है वो सही व्यक्त कर रही है? तो ऑप्शन ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसको बोलते हैं अंकेक्षक। नेक्स्ट है जिजीविषा। जिजीविषा, इनमें से क्या होगा इसका सही आंसर? जिजीविषा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीवन की इच्छा। ये जीवन की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा। ठीक है। पार्थिव, तो पार्थिव क्या होता है बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो पार्थिव होता है ऑप्शन बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, वो होता है पार्थिव। नेक्स्ट है यायावर। यायावर क्या होता है बताना है आपने, यायावर। तो ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, वो होता है यायावर। ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठभ्य। पृष्ठभ्य क्या होगा? तो पृष्ठभ्य होगा पूछने योग्य। पूछने योग्य जो है उसको क्या कहेंगे? पृष्ठभ्य। नेक्स्ट है रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य क्या होता है वो बताना है आपने। तो दोस्तों नास्तिक, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है। और मानने वाला आस्तिक होता है। तो नेक्स्ट है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। रेखांकित जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द आपने बताना है, कोई आकार नहीं होता। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे निराकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आंखों के सामने। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है। आगे है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? इनमें से किस वाक्य में जो है वो विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी में, उसका घोड़ा सुंदर है, इसमें घोड़े की विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है, 4 भेद हैं। तो आगे हम जानेंगे विशेषण के बारे में और क्वेश्चन। मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया में कौन सा विशेषण है? अब इसमें कौन सा विशेषण है बताना है आपने। तो इसमें है अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि 4 किलो क्या है? निश्चित एक संख्या है उसकी। ठीक है, तो इसका सी होगा सही आंसर। सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण की विशेषता क्या होती है? सार्वनाम विशेषण की विशेषता ये संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। जब सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह लड़का वहां नहीं आया। ठीक है, ये क्या है? सार्वनाम विशेषण की एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वाक्य में विशेषण को पहचानिए। कुछ बच्चे, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया है संख्यावाचक? तो भव्य का स्वभाव अच्छा है, ऑप्शन बी। इसमें जो है वो संख्यावाचक विशेषण का सही प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आपने बताना है किस वाक्य में हुआ है। तो आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 3 अशुद्ध हैं, एक वाक्य शुद्ध होगा, बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, वह जो खाता है सो आप नहीं खा सकते, ये सर्वनाम की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो बताना है आपने मूल क्रिया विशेषण से कौन सा संबंध नहीं रखता है। तो सीता खेलती कूदती रहती है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तो अव्यय के भेद का सही उदाहरण आपने बताना कौन सा अव्यय होगा, तो बताना है आपने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें, क्योंकि परंतु का प्रयोग हुआ है। इससे वाक्य क्या है? वाक्य को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे शब्द जो वाक्य या किसी वाक्य पर आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो परंतु जैसे और भी होता है। ठीक है, वह और वे, राम और श्याम, ऐसे ये क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है,
परंतु शब्द जो है वो दो वाक्यों को परस्पर यहाँ पर जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है, सुनील निकम्मा है इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, तो बताना है आपने कौन सा अव्यय है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये भी ऐसे शब्द जो वाक्य या किसी वाक्य पर आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर इसलिए इसकी वजह से वाक्य जुड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, बताना है आपने आसमान पर चढ़ाना। अब हम मुहावरे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 192, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, बताना है आपने सही जवाब क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए, अप्रिय लगना। नेक्स्ट है, लाल पीला होना का अर्थ है, क्या होगा इनमें से लाल पीला का होना का अर्थ। तो ऑप्शन बी, क्रोध करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है, बताना है सिर हथेली पर रखना। तो ऑप्शन सी, मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना का अर्थ बताना है आपने क्या होगा। अंतर के पट खोलना, तो विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 197, अंगूठी का नग होना, इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पर। अंगूठी का नग होना, अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। काम काज में कोरा होना, इसका क्या अर्थ होगा, बताना है आपने। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। तो काम ना जानना, ऑप्शन डी, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ बताइए क्या होगा यहाँ पर। जुबान पर लगाम ना होना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट है, टस से मस ना होना का अर्थ बताइए क्या होगा यहाँ पर। टस से मस ना होना, तो ऑप्शन बी, अनुने बिने से ना पसीजना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टांग अड़ाना। क्वेश्चन नंबर 201 है, टांग अड़ाना, अवरोध पैदा करना। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। मुंह का निवाला, इसका अर्थ अपने बताना है। मुंह का निवाला, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, बहुत आसान काम, ठीक है, मुंह का निवाला। प्रश्न नंबर 203 है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है। समुद्र मंथन करना बताना है आपने। समुद्र मंथन करना, तो इसका होगा कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, खो देना के लिए सही मुहावरा। खो देना, तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी, हाथ धोना, ठीक है, खो देना। नेक्स्ट है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा। मुहावरा बताना है, इस तरह से भी आ सकता है कि उसका आपको मीनिंग दिया हो और आपने मुहावरा बताना है, ठीक है, या फिर मुहावरा दिया हो आपको उसका मीनिंग बताना है। दोनों में से किसी भी तरह से आपको HPPSC क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से तैयारी करके जाना है। तो बताइए विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। तो इसका होगा सिर उठाना, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा। बुरी तरह हारना, तो बताइए। तो ऑप्शन सी, मुंह की खाना, ठीक है, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए मुहावरा बताना है। नाश कर देना, क्या होगा इसके लिए सही मुहावरा। तो ऑप्शन सी, पानी फेर देना, ठीक है, पानी फेर देना मतलब नाश कर देना। नेक्स्ट है, अगर मगर करना का अर्थ बताना है आपने यहाँ पर क्या होगा। अगर मगर करना, तो ऑप्शन डी होगा इसका, बहाने बनाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है, बताना है आपने। अग्नि परीक्षा देना, तो इसका होगा ऑप्शन डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ बताना है आपने क्या होगा। छाती पर मूंग दलना, तो ऑप्शन डी, पास रहकर दुख देना, ठीक है, पास रहकर दुख देना। क्वेश्चन नंबर 211 है, तीर मारना, क्या अर्थ होगा इसका सही। तीर मारना, ऑप्शन सी, बड़ा काम करना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ। नाक में दम करना, इसका अर्थ बताना है आपने क्या करना, क्या होगा। नाक में दम करना क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगूठा चूमना बताना है आपने। तो ऑप्शन डी, खुशामद करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अकल का पुतला। अकल का पुतला क्या होगा, बताना है आपने। तो ऑप्शन ए, बहुत बुद्धिमान, उसको बोलेंगे अकल का पुतला, ठीक है। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होगा। चादर के बाहर क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। जौहर खोलना, क्वेश्चन नंबर 217, जौहर खोलना, इसका सही अर्थ क्या होगा।
इसका सही अर्थ होगा भेद का पता लगना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ढपोर। ढपोर शंख का अर्थ क्या होगा? ढपोर शंख का अर्थ बताना है आपने बेवकूफ़। ठीक है, ढपोर शंख होता है बेवकूफ़। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिल पक जाना का अर्थ बताना है आपने क्या होगा? दिल पक जाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अत्यंत पीड़ित होना। ठीक है, अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट है 9-2-11 होना। क्या होगा इसका? 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ बताना है आपने क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। नेक्स्ट है तालू में जीभ ना लगना। तालू में जीभ ना लगना। तो इसका अर्थ क्या होगा? तालू में जीभ ना लगना। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी चुप ना रहना। ठीक है, बोलते रहना, तालू में जीभ ना लगना। बांसों उछलना का अर्थ बताना है आपने क्या होगा? बांसों उछलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रसन्न होना। ठीक है। नेक्स्ट है भाड़ झोंकना। बताना है आपने इसका सही क्या होगा अर्थ? तो इसका सही अर्थ होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन मूंछ मुड़ाना। इसका अर्थ क्या होगा? मूंछ मुड़ाना। तो इसका सही अर्थ होगा हार मानना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लंगोटी में फाग खेलना। इसका अर्थ बताना है क्या होगा? लंगोटी में फाग खेलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है। नेक्स्ट है 100 सियाने एक मत। अब हम लोकोक्तियाँ करेंगे। ठीक है, पहले हमने मुहावरे किए, अब लोकोक्तियाँ हैं लास्ट में। तो 100 सियाने एक मत का अर्थ बताना है अपने इनमें से क्या होगा? 100 सियाने एक मत। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ क्या होगा बताना है आपने? तो इसका अर्थ होगा बी झूठ दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। ठीक है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ बताना है आपने क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा गुरु से चेला जो है वो आगे बढ़ जाना उसका। ठीक है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 230 नंबर प्रश्न है ये चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ आपने बताना है क्या रहेगा? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऑप्शन सी अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ क्या होगा बताना है? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन सी गुण के विपरीत नाम होना। ठीक है, जैसा नाम है वैसे गुण ना होना। तो नेक्स्ट है 232 पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इस लोकोक्ति का अर्थ आपने बताना है क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन बी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। नेक्स्ट है 233 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। इनमें से एक लोकोक्ति है तो बताइए कौन सी है लोकोक्ति? तो ऑप्शन डी एक पंथ दो काज। ठीक है, बाकी मुहावरे हैं। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 235 नंबर प्रश्न है आ बैल मुझे मार का अर्थ बताना है आपने यहाँ पर क्या होगा? आ बैल मुझे मार, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी का, आरसी क्या? ठीक है, तो बताना है, आसान है बहुत। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है आप डूबे तो जग डूबा। इसका अर्थ बताइए क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबा। ऑप्शन सी होगा अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए रहेगा। आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल देखो तेल की धार देखो। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या होगा? तो ऑप्शन डी रुख पहचानना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अध जल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ आपने बताना है क्या होगा? अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है 240 नंबर प्रश्न है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ बताना है आपने क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब अपात्र को सफलता मिल जाना। ठीक है, जो अयोग्य है उसको सफलता मिल जाना, वो हो गया अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है 241 नंबर प्रश्न घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ बताना है आपने क्या होगा? ठीक है, इस लोकोक्ति का।
बताना इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो इसका है घर के ज्ञानी को सम्मान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ बताना है आपने क्या होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बुरे काम से बुराई मिलना, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 243 नंबर प्रश्न है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ आपने बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आगे हाथ ना पीछे पगहा, इसका अर्थ आपने बताना है क्या होगा। आगे हाथ ना पीछे पगहा, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका, बंधन रहित होना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 करते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ आपने बताना है इस लोकोक्ति का, 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो इसका सही जवाब होगा जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खग जाने खग की ही भाषा। ठीक है, खग जाने खग की ही भाषा, बताना है आपने क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति एक समान होगी दोनों की। ठीक है, तो बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे, का अर्थ बताना है आपने क्या होगा, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही जवाब, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजे, तो समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 248 नंबर क्वेश्चन, सिर सहलाए भेजा खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा। सिर सहलाए भेजा खाए, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका सही जवाब, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है 249 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का आपने अर्थ बताना है क्या होगा। 2 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका सही जवाब होगा बहुत धीमी गति से काम करना, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी व्याकरण का। तो क्वेश्चन नंबर 250 है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका अर्थ बताना है इस लोकोक्ति का। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इस लोकोक्ति का क्या होगा सही अर्थ। तो दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा इसका सही जवाब, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का ये हमारा हिंदी ग्रामर का 250 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि ये मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा एंड आपको आज का ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, इसलिए आपने इस तरह के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका जो है हिंदी सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट जाएगा और आप हिंदी सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन जो है अपने एग्ज़ाम में मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।